आज बिहार में कुछ ऐसा हुआ कि हमको फिर से वही डायलॉग याद आया। एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। कुछ घंटे पहले ये समीकरण जोड़े घटाए जा रहे थे कि अगर राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन और उसके तीनों उम्मीदवारों का समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माले जो है वो अगर नहीं करती है तो राजद को कितने वोट कम पड़ेंगे, तीनों उसके जीत पाएंगे उम्मीदवार की नहीं। माकपा जो है वो अपना इतिहास में पहली बार एमएलसी कैंडिडेट उतारने जा रही है, कितने विधायक माकपा और कांग्रेस का मिला करके हो रहे हैं, राजद कहां पीछे रहेगी, ये तमाम समीकरण लगाए जा रहे थे। लेकिन जब वीडियो शूट हो रहा है उसके चंद मिनट पहले खबर इस बात की आती है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माले अब राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन कर देगी। उसका विधायक आकर के ये कहते हैं कि अब हमारे बीच मामला सेटल हो गया था। सवाल इस बात के भी उठने शुरू हो गए थे कि तेजस्वी यादव क्या गठबंधन को मैनेज कर पाएंगे, क्या प्रेशर पॉलिटिक्स को मैनेज कर पाएंगे। 24 घंटे के भीतर ही उसका जवाब भी मिल गया कि हां, तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल अगर अपना कामकाज सौंपती है तो वो मैनेज करना जानते हैं। अब ये सब कुछ कैसे हुआ और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, उन तमाम चीजों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। तो दो तीन बातें हैं। लगातार इस बात के लिए सवाल उठ रहे थे कि तेजस्वी यादव को जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल ये मान करके चल रही है कि तेजस्वी यादव उनका भविष्य होंगे, क्या वो गठबंधन को एकजुट रख पाएंगे। इस पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तब लगा जब राष्ट्रीय जनता दल ने 3 जो एमएलसी के कैंडिडेट थे बिहार विधान परिषद के लिए, उसके लिए अपनी तरफ से ऐलान कर दिया। अब यहां तक तो मामला ठीक था, लेकिन इसके बाद अचानक से हुआ कि कांग्रेस और माकपा दोनों ने एक आगे पीछे जाकर के यह कह दिया कि हमसे तो कोई राय मशविरा ही नहीं किया गया, हमको भी एक सीट चाहिए। दोनों को मिला करके ऐसा अगर नहीं करती है राजद तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये बीते कुछ दिनों से खबर चल रही थी और बातचीत इसको लेकर के चल रही थी, अगर ऐसा हो गया तो तेजस्वी यादव करेंगे क्या। इसमें तेजस्वी यादव की एक तरीके से अग्नि परीक्षा टाइप का माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव अभी कभी प्रेशर पॉलिटिक्स डायरेक्टली नहीं हैंडल किए हैं। बीच में लालू यादव हमेशा खड़े रहते थे और लालू यादव की बात का वजन अलग होता था। लेकिन अब अभी फिलहाल कुछ दिनों में ये खबरें आई और इस बात का पूरा वो हो गया, तस्दीक हो गई, खास करके राज्यसभा के नामांकन के बाद, कि अब तेजस्वी यादव की चलने लगी है। तेजस्वी यादव की बात अब अंतिम बात होने लगी है। लालू यादव राजनीति से धीरे धीरे अब निर्णायक मंडल की भूमिका से निकल करके अब वो मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में चले जा रहे हैं और तेजस्वी यादव उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। नेतृत्व तेजस्वी यादव का होगा। क्या वो सब कुछ मैनेज कर पाएंगे? इन सवालों के बीच में तेजस्वी यादव घिरते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज अचानक से खबर आती है कि भाकपा माले ने यह साफ कर दिया है कि अब हम तेजस्वी यादव का समर्थन करेंगे। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? हम लगातार बात करते रहे हैं। जो पीछे अगर एक साल में देखें तो उत्तर प्रदेश का एक विधानसभा चुनाव हुआ है और बिहार में उपचुनाव हुए हैं और तमाम चीजें हुई है। 2 नेताओं का इसमें हमेशा जिक्र आता है, अखिलेश यादव का और तेजस्वी यादव का। दोनों के पिता लगभग बराबर की सियासी हैसियत उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने अपने इलाकों में रखते थे। लेकिन दोनों के बेटे जब आए तो एक बार के लिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए और तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इसके बाद सवाल एक वक्त उठा था कि क्या इन दोनों में अब अखिलेश यादव लीड करेंगे और तेजस्वी यादव पीछे रह जाएंगे। लेकिन जब उपचुनाव हुए तो तेजस्वी यादव का मैनेजमेंट अच्छा दिखा, जातियों का समीकरण अच्छा साधा और तमाम जो अभी इससे पहले विधान परिषद का चुनाव हुआ था उस दौरान भी जातियों का गणित अच्छा साधा और अपनी पार्टी को जीत दिलवाई और प्लस में लेकर के गए। जब से तेजस्वी यादव आए हैं, अगर देखें तो बीते 10-15 साल की सियासत के बाद से एक अगर राजद का कहेंगे तो तेजस्वी यादव के बाद जो कालखंड है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ और थोड़ा थोड़ा सत्ता के करीब जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज थी कि तेजस्वी यादव प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं झेले थे कभी। 2015 में सरकार बनी थी, 1.5 साल सरकार चली भी थी, लेकिन उसके बाद सरकार वो चल नहीं पाई और उसमें मैनेजमेंट की समस्या मानी गई कि मैनेज नहीं कर पाए। उसके बाद तेजस्वी यादव फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। उसके बाद फिर 2020 का चुनाव होता है, वहां भी चुनाव राष्ट्रीय जनता दल हार जाती है। सबसे बड़ी पार्टी बनती है लेकिन सरकार नहीं बना पाती है। इसको लेकर कहा गया कि तेजस्वी यादव को मैनेजमेंट नहीं आता है। तमाम सवाल खड़े किए गए, तमाम तरीके की बातें की गई, लेकिन तेजस्वी यादव को जब जब मौका मिला उन्होंने खुद को साबित करने की कोशिश करी कि हम बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं अखिलेश यादव और अगर बात करें तेजस्वी यादव के बीच में, बिहार के बीच में। तो अब यहां पर कैसे बात आई? जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव के बारे में यही कहा गया कि वो जातियों का गणित नहीं साध पाए और तेजस्वी यादव उसके जवाब में बिहार में उपचुनाव हुए और उसके अलावा एमएलसी के चुनाव वक्त वक्त पर होते रहे।
उस दौरान यह माना गया कि तेजस्वी यादव ने जातियों का गणित साधा। इन तमाम चीजों से निकल करके अब तेजस्वी यादव के सामने इन 3 सीटों के चुनाव की एक तरीके से अग्नि परीक्षा अचानक से बन गई, जिसमें यह कहा गया कि भाकपा माले और राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह कह दिया गया कि भैया हमको एक सीट अगर 3 में से नहीं देंगे तो हम समर्थन नहीं करेंगे, क्रॉस वोटिंग कर देंगे या अपना हम प्रत्याशी खड़ा कर देंगे, उसके सहारे बना लेंगे। 24 घंटे तक इसका मंथन चलता रहा, तमाम समीकरण बनाए जाते रहे कि अब आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, तेजस्वी यादव इन तमाम चीजों को कैसे मैनेज करके लेकर के जाएंगे। लेकिन अब जो खबर आई अचानक से, उसने हालात बदल दिए और एक तरीके से सुर भी बदल दिया, और यह बात निकल करके आई कि तेजस्वी यादव ने मैनेज कर लिया है और भाकपा माले ने समर्थन देने की बात कह दी है और पीछे पीछे कांग्रेस भी आ जाएगी, क्योंकि अकेले उनके पास कोई क्षमता नहीं है। क्रॉस वोटिंग करेंगे तो गठबंधन धर्म के हिसाब से ठीक नहीं होगा और महागठबंधन जैसा भी है, लेकिन एक पावर दिए हुए है कांग्रेस को भी बिहार में। तो ये चीज फिलहाल की अपडेट थी कि किस तरीके से तेजस्वी यादव के ऊपर जो दबाव वाली राजनीति थी उसमें जब फंसे पहली बार तो सफलतापूर्वक उससे निकल गए, और आने वाले उम्मीद की जा रही है कि इस बार 3 एमएलसी जो है तेजस्वी यादव जो अपने चाह रहे थे उनको बनवा ले जाएंगे और किसी क्रॉस वोटिंग की संभावना नहीं निकल करके सामने आएगी। फिलहाल अभी तेजस्वी यादव की एक और महत्वाकांक्षा है जो बड़े लंबे वक्त से पेंडिंग चले आ रही है और लगातार उस पर सवाल जवाब चल रहे हैं, वो ये कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से तेजस्वी यादव कब तोड़ पाएंगे और अपने साथ लेकर के आ पाएंगे। ये खबर चली थी कि अगले 72-36 घंटे में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अगर तेजस्वी यादव 2025 के पहले ऐसा करने में सफल रह जाते हैं तो जो दिल्ली के अखबारों में लिखा जा रहा है, दिल्ली के संपादक लिख रहे हैं कि पूरब में एक ऐसा एंकर पैदा हो गया है, एक ऐसा धुर पैदा हो गया है जो भारतीय जनता पार्टी को नचा सकता है। तो अगर तेजस्वी यादव ये मैनेज करने में सफल रह जाते हैं कि नीतीश कुमार को अपने पाले में खींच ले जाते हैं, तो जो तेजस्वी यादव के भविष्य की अगर बात कर रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव का भविष्य क्या होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे, पिछले चुनाव में खास कुछ टक्कर नहीं दे पाए थे, इस वजह से माना जा रहा है कि आगे भी भाजपा मजबूत रहेगी कम से कम लोकसभा में। लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि अगर तेजस्वी नीतीश कुमार को अपने साथ 24 के पहले ले आने में सफल रह जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वाकई पूरब में घुमाने की हैसियत तेजस्वी यादव रख लेंगे, और उसके बाद से एक नई सियासत हम हिंदी बेल्ट में देखेंगे और तेजस्वी यादव उसके निसंदेह अगुवा बनेंगे। ये तमाम मुहरें तेजस्वी यादव के ऊपर लगती चली जा रही हैं। फिलहाल राष्ट्रीय राजनीति में भी तेजस्वी यादव की तमाम महत्ता बढ़ी है। अभी लंदन में कार्यक्रम हुआ था, वहां गए, राहुल गांधी के साथ बातचीत हुई, जहां प्रदेश स्तर पर कांग्रेस के साथ खट्टे मीठे रिश्ते चल रहे हैं, तो वहां पर राहुल गांधी के साथ में एक आइडिया ऑफ इंडिया पर जाकर के वहां बात करना, तमाम चीजें करना। अलग अलग राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, किसी के कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां जाकर के एक साथ मंच साझा करना यह दिखाता है कि अब सेंटर में भी ये लगने लगा है कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में सियासत को चमकाना है तो तेजस्वी यादव का चेहरा मजबूत होना चाहिए, और यही दबाव कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे कांग्रेस की तरफ से बनाया भी गया होगा राज्य की यूनिट के ऊपर कि तेजस्वी यादव वो धुर बन सकते हैं जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ा जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी पछड़ गई तो उसका मतलब है कि जो विरोधी, जो विपक्षी ग्रुप है वो आगे निकल करके सामने आ जाएगा, जिसके नेता तेजस्वी यादव कम से कम बिहार में हो जाएंगे। तो यही बात है कि आज एक तरीके से वक्त और हालात पलट दिए गए हैं, और ये कम से कम राजद के लिए सुखद खबर है, और आने वाले दिनों में और भी ऐसी सुखद खबरें राजद सुनने की उम्मीद कर रही होगी। बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट पहला दिल्ली से है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आज बड़ी कार्रवाई की गई। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है, हमें डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन हम न डरेंगे न झुकेंगे, डटकर इसका सामना करेंगे। इसके अलावा एक खबर उत्तर प्रदेश से। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि के परिसर में प्रवेश किया और सबसे पहले रामलला की आरती उतारी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन गर्भगृह स्थल पर वैदिक आचार्यों द्वारा किए जा रहे अनुष्ठान में भी प्रतिभाग किया। सीएम योगी ने रामलला के भव्य घर के निर्माण में लगने वाली पहली नक्काशीदार शिला को विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्थापित किया। आपको बता दें, इससे पहले 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। इसके अलावा एक और खबर, वित्त मंत्रालय की ओर से आज जीएसटी राजस्व के आंकड़े पेश किए गए। इसके मुताबिक मई माह के दौरान सरकार का जीएसटी कलेक्शन 1.41 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है, जो पिछले साल की इसी महीने की तुलना में 44% अधिक है। हालांकि पिछले महीने की तुलना में 16.16% कम है। इसके अलावा एक खबर और उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज सुबह पार्टी के बड़े नेता और लंबे वक्त से नाराज चल रहे नेता आजम खान से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं।
आजम खान के अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद ये दोनों नेताओं की पहली मुलाकात है। इससे पहले अखिलेश यादव और आजम खान के बीच तल्खी और मनमुटाव के कयास भी लगाए जा रहे थे। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के मामले में निठारी निवासी नंदलाल को अपने बयान बदलने के लिए, झूठा बयान दर्ज करवाने के लिए उस मामले में गाजियाबाद की एसडीएम कोर्ट ने संख्या 3 ने दोषी माना है। कोर्ट धारा 193 के तहत मुख्य गवाह नंदलाल को 3.5 साल की सजा सुना दी है। इसके साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त 3 महीने की सजा भुगतनी होगी। बता दें कि नंदलाल ने पहले दिए गए बयान में अपने सामने हत्या में प्रयुक्त आरी बरामद करने का बयान दिया था, जिसके बाद वो अपने बयान से मुकर गया। निठारी के रहने वाले नंदलाल की बेटी पायल, मामला यह था कि उसकी बेटी पायल अपने भाई की नौकरी की तलाश कर रही थी। 7 मई 2006 को नौकरी के लिए मुनिंदर सिंह पंढेर ने बुलाया था, जो निठारी कांड का दूसरा सबसे बड़ा गुनहगार था, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटी। 8 मई 2006 को नंदलाल ने नोएडा थाना सेक्टर 20 में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 24 अगस्त 2006 को नंदलाल ने कोर्ट के माध्यम से धारा 363 और 366 आईपीसी के तहत मनिंदर सिंह पंढेर और मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह कोहली के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। जब गहन जांच हुई तो पायल का मोबाइल सुरेंद्र कोहली के पास से बरामद हुआ और सुरेंद्र कोहली व पंढेर की निशानदेही पर कोठी नंबर D5 के नाले और गैलरी से पायल की चप्पल, कपड़े और उसके अलावा कई अन्य बच्चों के नरकंकाल भी बरामद हुए थे, जिनके डीएनए लेकर वहां से गायब हुए बच्चों के माता पिता का डीएनए से मिलान किया गया। इस मामले में कुल 16 मुकदमे हत्या के दर्ज हुए थे। ये सभी मामले दिनांक 11 जनवरी 2007 को सीबीआई को ट्रांसफर हो गए थे। इन 16 मामलों में पंढेर के खिलाफ केवल 6 मामले चले, जिनमें सिर्फ पंढेर को 3 मामलों में फांसी की सजा हुई। लेकिन पायल के मामले में नंदलाल ने जो अपना बयान दिया था, अपनी बेटी के मामले में जो पहला बयान दिया था, उसके बाद से मुकर गया और इसी वजह से पंढेर फांसी की सजा से उस मामले में बच गया और वो बयान झूठा निकला, इसलिए कोर्ट ने उसे सजा दी है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत रविन्द्रनाथ टैगोर की तरफ से। वो कहते हैं, आपका दिमाग चाकू और ब्लेड की तरह है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है अगर आप इसका सही प्रयोग नहीं करेंगे। अक्सर जब आप किसी बड़े बुजुर्ग से बात करेंगे तो हमेशा कहते हैं दिल और दिमाग के बीच में बड़ा बैलेंस बना करके रखना चाहिए। दिमाग बड़ा खुराफाती होता है, खतरनाक ख्याल सोचता है, तो दिमाग की बात मानने से पहले दिल को 1-2 बार गवाही उससे ले लेनी चाहिए और जब गवाही दे तभी काम करना चाहिए। नहीं, बड़े खतरनाक फैसले दिमाग लेने जानता है और लिवा भी लेता है आपसे। बकाया आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कार्यक्रम को साझा करिएगा। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता शो देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।